जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें हिमालय की चोटियों को चूमती थी, तब कुंतल देश की धरती पर एक नया दिन अपनी छटा बिखेरता था। यह भूमि केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय और दयालु शासक महाराजा रणजीत सिंह के लिए भी प्रसिद्ध थी। महाराजा रणजीत सिंह का व्यक्तित्व उनके नाम के समान ही तेजस्वी था। उनकी आंखों में करुणा का सागर हिलोरे लेता था और उनके चेहरे पर सदैव प्रजावत्सलता की मुस्कान छाई रहती थी। राजमहल के गलियारों में उनके पदचापों की गूंज न केवल सत्ता का प्रतीक थी, बल्कि प्रजा के लिए आशा और विश्वास का संकेत भी थी। उस सुनहरी संध्या में, जब आकाश में नारंगी और गुलाबी रंगों का मेल एक अनुपम चित्र बना रहा था, महाराजा और महारानी अपने विशाल बगीचे में टहल रहे थे। चमेली और गुलाब की सुगंध हवा में घुल रही थी और दूर से मोरों की आवाजें आ रही थी। प्रियतम, महारानी का कोमल स्वर हवा में तैरा, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पुत्र अब युवावस्था में कदम रख चुके हैं? समय कितनी तेजी से बीता है। महाराजा ने अपनी प्रिया की ओर स्नेह भरी नजरों से देखा। हाँ प्रिये, मैं भी यही सोच रहा था। हमारे 7 रत्न अब विवाह योग्य हो गए हैं। विशेषकर हमारा सबसे छोटा पुत्र विक्रम, उसमें कुछ अलग ही तेज है। विक्रम में वास्तव में कुछ विशेष है। महारानी मुस्कुराई। उसकी आंखों में जो निश्चय दिखता है, उसकी बातों में जो दृढ़ता है, कभी कभी लगता है जैसे वह किसी महान कार्य के लिए नियुक्त हो। एक मधुर हंसी के साथ महाराजा बोले, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कल ही मैं राजपुरोहित जी से मिलकर राजकुमारों के विवाह संस्कार की चर्चा करूंगा। अगली प्रभात की वेला में, जब सूर्य देवता अपनी स्वर्णमय रथ से धरती को आलोकित कर रहे थे, में चहल पहल का माहौल था। राजपुरोहित पंडिराज महलत गोविंद शर्मा जी को महल में आमंत्रित किया गया था। पंडित जी का व्यक्तित्व उनके विद्वत्ता का परिचायक था। सफेद वस्त्रों में सुशोभित, चंदन के तिलक से युक्त उनका माथा और आंखों में ज्ञान की गहराई, वे वास्तव में एक आदर्श गुरु के रूप में दिखाई देते थे। आदरणीय पुरोहित जी, महाराजा ने सम्मान से अपने हाथ जोड़े, आपका स्वागत है। मैंने आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। पंडित जी ने अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। महाराज, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपकी इच्छा जानकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँगा। पुरोहित जी, हमारे राजकुमार अब विवाह योग्य हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए उत्तम कुल की गुणवती राजकुमारियों की खोज करें। पंडित जी के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखी। महाराज, यह वास्तव में शुभ समाचार है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके राजकुमारों की वीरता और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली है। कई राजा अपनी पुत्रियों का विवाह यहाँ करना चाहते हैं। यह तो अत्यंत हर्ष की बात है। महाराजा की आंखों में गर्व चमका। तो फिर विलंब क्यों? कुछ उत्तम प्रस्ताव लेकर आइए। महाराज, राजगढ़ के महाराज वीर सिंह जी ने अपनी 3 पुत्रियों और अपने भ्राता की 3 पुत्रियों का प्रस्ताव भेजा है। मैंने कुंडली मिलान भी करवाया है। 6 राजकुमारों की कुंडलियां पूर्णतः मेल खाती हैं। और सबसे छोटे विक्रम का क्या हाल है? महाराजा ने उत्सुकता से पूछा। पंडित जी ने कुछ झिझकते हुए कहा, महाराज, राजकुमार विक्रम सिंह की कुंडली में अभी विवाह योग नहीं बना है। शायद कुछ समय और। कोई चिंता नहीं पुरोहित जी, महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब समय होगा तब देखा जाएगा। अभी आप राजगढ़ के महाराज को हमारी स्वीकृति का संदेश भिजवाइए। राजमहल के पूर्वी भाग में स्थित राजकुमारों के निवास में उस शाम असाधारण चहल पहल थी। 7 राजकुमार अपने अपने कक्षों से सज-धज कर निकले थे। सबसे बड़े राजकुमार महेंद्र सिंह का व्यक्तित्व राजसी गरिमा से परिपूर्ण था। द्वितीय राजकुमार भरत सिंह युद्ध कलाओं के प्रेमी थे। तृतीय राजकुमार जयदेव सिंह में कला और साहित्य के प्रति रुचि थी। भाइयों, तृतीय राजकुमार जयदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए तो, हम सब में सबसे भाग्यशाली कौन है? क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं?
5वें राजकुमार गोविंद ने जिज्ञासा से पूछा, अरे यार, हमारा छोटा भाई विक्रम तो बच गया ना शादी के बंधन से। जयदेव ने हंसते हुए कहा, देखो कैसे मुस्कुराते हुए बैठा है, जानता है कि अभी आजाद है। सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह का व्यक्तित्व अपने भाइयों से कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक अजीब सा नशा था, जैसे कोई बड़ा सपना देख रहे हों। उनके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। भैया, विक्रम ने आत्मविश्वास से भरकर कहा, शादी तो मैं भी करूंगा, लेकिन मेरी शादी किसी अद्वितीय सुंदरी से होगी। ऐसी सुंदर राजकुमारी से जिसकी सुंदरता के आगे चांद भी फीका लगे। चौथे राजकुमार अमर सिंह ने व्यंग्य से कहा, अच्छा जी, तो महाराज, आप किस फूलमती रानी को लाने का इरादा रखते हैं? फूलमती रानी? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है भैया? अरे छोटे, छठे राजकुमार हरि सिंह ने समझाते हुए कहा, फूलमती रानी 7 समुंदर पार मालगढ़ की राजकुमारी है। कहते हैं उसकी सुंदरता का वर्णन करना असंभव है, लेकिन उस तक पहुंचना भी उतना ही कठिन है। हाँ, दूसरे राजकुमार भरत सिंह ने गंभीरता से कहा, रास्ते में भयानक जंगल, दुष्ट राक्षस और न जाने कितने खतरे हैं। कई वीर योद्धा वहां गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। लेकिन विक्रम की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वे मन ही मन सोचने लगे, फूलमती रानी, कितना मधुर नाम है। शायद यही मेरी नियति है। इसी समय एक दासी ने आकर कहा, राजकुमारों को प्रणाम। महाराज जी आप सभी को बुला रहे हैं। बारात निकलने का समय हो गया है। राजगढ़ के महाराज वीर सिंह का राज्य अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। विवाह के दिन पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों की मालाएं, चमकीले कपड़ों की झालरें और हर घर से आती मंगल ध्वनियां, सब कुछ किसी स्वप्न लोक सा लग रहा था। 6 राजकुमारों के विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुए। वैदिक मंत्रोच्चार, घी से भरी यज्ञ अग्नि और परस्पर प्रेम के साथ लिए गए संकल्पों ने वातावरण को पवित्र बना दिया था। विवाह के बाद जब वे सभी कुंतल देश वापस पहुँचे, तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। महारानी ने अपनी नवागत बहुओं का स्वागत परंपरागत रीति रिवाजों के साथ किया। आओ मेरी बेटियों, महारानी ने भावुक होकर कहा, आज से यह घर तुम्हारा है। यहाँ तुम्हें मातृ स्नेह मिलेगा। सबसे बड़ी बहू राजकुमारी कमला ने सबका दिल जीत लिया था। उनके व्यवहार में मिठास और व्यक्तित्व में गरिमा थी। वे छोटे देवर विक्रम का विशेष ध्यान रखती थी। कुछ महीने बीतने के बाद एक शुभ शाम में महाराजा और महारानी अपने शयन कक्ष में बैठकर चर्चा कर रहे थे। प्रियतम, महारानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हमारे 6 पुत्रों के विवाह संस्कार पूर्ण हो गए हैं। मेरा मन कुलदेवी के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। महाराजा ने समझदारी से कहा, प्रिय, आपकी इच्छा उत्तम है, लेकिन अभी भी हमारा सबसे छोटा पुत्र विक्रम अविवाहित है। उसे अकेला छोड़कर जाना उचित होगा। मैं जानती हूँ। महारानी की आंखों में चिंता झलकी, लेकिन पुरोहित जी ने कहा था कि विक्रम का विवाह योग अभी नहीं बना है। और फिर बड़ी बहू कमला बहुत ही समझदार है, वह सबका ध्यान रखेगी। हम शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। अंततः निर्णय लेकर अगले दिन महाराजा और महारानी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। महाराजा और महारानी के जाने के बाद राजमहल में एक अलग सा माहौल था। बड़ी भाभी कमला सभी की देखभाल में व्यस्त रहती थी, लेकिन तीसरी और चौथी रानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन दोपहर के समय, जब सुनहरी धूप महल के झरोखों से अंदर आ रही थी, तीसरी रानी मधुमिता और चौथी रानी सुधा आपस में बात कर रही थी। देखिए सुधा जी, मधुमिता ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, हमारे छोटे देवर जी तो बड़े घमंडी हैं। जब भी विवाह की बात करो तो कहते हैं, मैं तो किसी परी से ब्याह करूंगा। हाँ, सच कह रही हैं। सुधा ने हंसते हुए कहा, लगता है जैसे फूलमती रानी का इंतजार कर रहे हैं। अरे,
फूलमती रानी तो 7 समुंदर पार है, यहाँ कहाँ मिलेगी। दोनों की यह बातें राजकुमार विक्रम ने सुन ली। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। अगले दिन भोजन के समय सभी राजकुमार और उनकी पत्नियां एक साथ बैठे थे। सुगंधित व्यंजनों की भरमार थी, लेकिन विक्रम कहीं नजर नहीं आ रहे थे। छोटे राजकुमार कहाँ हैं? बड़ी भाभी कमला ने चिंता से पूछा। शायद कहीं घूमने गए होंगे, 5वें राजकुमार गोविंद ने कहा। कुछ देर बाद विक्रम आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। राजकुमार जी, आप कहाँ थे? तीसरी रानी मधुमिता ने व्यंग्य से पूछा। कहीं जंगल में अपनी भावी पत्नी की तलाश तो नहीं कर रहे थे? विक्रम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। हाँ भाभी जी, मैं फूलमती रानी को ढूंढने गया था। और देखिएगा, आपकी देवरानी फूलमती रानी ही बनेगी। यह कहकर वे वहां से चले गए। मधुमिता और सुधा के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। शाम का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। आकाश में नारंगी और गुलाबी रंगों का मिश्रण एक सुंदर चित्र बना रहा था। विक्रम अपने कक्ष की छत पर खड़े होकर दूर क्षितिज को निहार रहे थे। देवर जी, एक मधुर आवाज सुनाई दी। बड़ी भाभी कमला चाय का प्याला लेकर आई थी। भाभी जी, आइए, विक्रम ने सम्मान से कहा। आपकी तबीयत अब कैसी है? अब मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, कमला ने प्यार से कहा। लेकिन आप यहाँ अकेले क्या सोच रहे थे? विक्रम ने गहरी सांस ली। भाभी जी, मैं सोच रहा था कि जल्द ही आपके लिए एक देवरानी ले आऊं। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, कमला मुस्कुराई। लगता है आपने कोई राजकुमारी पसंद कर ली है। जी हाँ भाभी जी, विक्रम के स्वर में दृढ़ता थी। राजकुमारी फूलमती। कमला का चेहरा चिंता से भर गया। देवर जी, यह आप क्या कह रहे हैं? फूलमती रानी, यह तो असंभव है। क्यों भाभी जी? ऐसा क्यों असंभव है? कमला ने गंभीरता से कहा। देवर जी, राजकुमारी फूलमती 7 समुंदर पार रहती है। रास्ता अत्यंत दुर्गम है। खूंखार जानवर, दुष्ट राक्षस और न जाने कितने खतरे हैं। कई महान योद्धा वहां गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन विक्रम की आंखों में अटूट विश्वास था। भाभी जी, मैंने मन में ठान लिया है, चाहे जो भी बाधा आए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन मैं राजकुमारी फूलमती को पाकर ही रहूंगा। नहीं विक्रम, कमला की आवाज में दर्द था, यह पागलपन है। मैं तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने नहीं दूंगी। कमला यह कहकर वहां से चली गई, लेकिन विक्रम का मन पहले से भी दृढ़ हो गया। अगली सुबह विक्रम ने अपने सबसे बड़े भाई महेंद्र सिंह से मिलकर अपनी इच्छा प्रकट की। भैया, मैं राजकुमारी फूलमती से विवाह करना चाहता हूँ। कृपया मुझे आपकी अनुमति दीजिए। महेंद्र सिंह ने दृढ़ता से मना कर दिया। नहीं विक्रम, यह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन विक्रम का मन पक्का था। उन्होंने अपने परम मित्र चंदन को अपनी योजना बताई। चंदन सेनापति का पुत्र था। बचपन से ही वह विक्रम का साथी था। हालांकि वह स्वभाव से कुछ डरपोक था, लेकिन अपने मित्र के लिए वह कुछ भी कर सकता था। मित्र, चंदन ने घबराते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक यात्रा है। तुम अकेले कैसे जा सकते हो? इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ चंदन, विक्रम ने मित्रता से कहा। तुम मेरे साथ चलोगे? चंदन ने कुछ देर सोचा, फिर दृढ़ता से कहा, अगर तुम्हारा मन पक्का है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जीवन मरण में तुम्हारे साथ हूँ। रात के गहन अंधकार में, जब पूरा राजमहल निद्रा में लीन था, दोनों मित्रों ने अपनी योजना को अंजाम दिया। चांदनी रात में उनके घोड़ों की टापों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। मित्र, चंदन ने कांपते स्वर में कहा, क्या हम सही कर रहे हैं? अगर महाराज को पता चल गया तो? चंदन, जो काम दिल से किया जाए वह कभी गलत नहीं होता।
विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। और फिर प्रेम के आगे सभी बाधाएं छोटी लगती हैं। 3 दिन तक लगातार चलने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। भूख और प्यास से बेहाल वे भोजन की तलाश में एक घर के सामने रुके। घर में कोई है? विक्रम ने आवाज लगाई। अंदर से एक युवा लड़का निकला। उसका चेहरा कोमल था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जी हाँ, क्या चाहिए? लड़के ने पूछा। हम दूर से आए यात्री हैं, चंदन ने कहा। कुछ भोजन मिल सकता है? हाँ, मिल जाएगा, लेकिन दाम देना पड़ेगा, लड़के ने कहा। भोजन के दौरान लड़के ने उनकी यात्रा का कारण पूछा। विक्रम ने सारी बात बता दी। राजकुमारी फूलमती तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लड़के ने गंभीरता से कहा। लेकिन अगर आपकी इच्छा दृढ़ है तो मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। क्यों? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। मेरे पास अपनी कारण है, लड़के ने रहस्यमय अंदाज में कहा। तीनों साथी घने जंगल में प्रवेश कर गए। चारों ओर विशाल वृक्ष, मधुर पक्षियों के कलरव और एक कलकल करती नदी का दृश्य मनमोहक था। अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! कोई मेरी रक्षा करो! विक्रम आवाज की दिशा में दौड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक हिरण शेर के चंगुल में फंसा है। अजीब बात है, चंदन बुदबुदाया। यह आवाज तो किसी लड़की की लग रही है। विक्रम ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर शेर पर वार किया। कुछ ही क्षणों में शेर मृत हो गया। हिरण विक्रम के पास आया और अचानक वह एक अप्सरा में बदल गया। उसकी सुंदरता देखकर तीनों चकित रह गए। वीर योद्धा, अप्सरा ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। तुम्हारी वीरता से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। बताओ, तुम कौन हो? मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूँ, विक्रम ने विनम्रता से कहा। और मैं राजकुमारी फूलमती से विवाह करने जा रहा हूँ। अप्सरा की आंखों में प्रशंसा झलकी। राजकुमार, तुम एक कठिन यात्रा पर निकले हो। मैं तुम्हें एक जादुई अंगूठी देती हूँ। इसे पहनने से तुम अदृश्य हो जाओगे। यह संकट के समय तुम्हारे काम आएगी। अंगूठी पाकर विक्रम अत्यंत खुश हुए। अप्सरा का धन्यवाद करके वे आगे बढ़े। आगे चलकर उन्हें एक मनोरम झरना दिखाई दिया। स्वच्छ जल, हरियाली और फूलों की सुगंध से भरा यह स्थान स्वर्ग सा लगता था। चलो यहाँ स्नान कर लेते हैं, विक्रम ने कहा। आप लोग स्नान करिए, लड़के ने कहा। मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। अरे, तुम भी हमारे साथ स्नान कर सकते हो, चंदन ने कहा। लड़के ने मना कर दिया और फल लेने चला गया। विक्रम और चंदन झरने में स्नान कर रहे थे कि अचानक एक जहरीला सांप चंदन की ओर बढ़ा। लड़का तुरंत पानी में कूदा और सांप को दूर फेंक दिया। लेकिन पानी से निकलने पर चंदन को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने कोई जादू हो गया हो। वह लड़का अब एक सुंदर लड़की में बदल गया था। तुम तो लड़की हो, चंदन हकलाया। लड़की के चेहरे पर मधुर मुस्कान तैर गई। जी हाँ, मैं सुमन हूँ। मुझे लड़का बनकर रहना पड़ रहा था, लेकिन क्यों? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। सुमन ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। मेरे पिता नंदनपुर के राजवैद्य थे। वे मालवगढ़ और आसपास के राज्यों में प्रसिद्ध थे। मालवगढ़ के राजा हरिहर सिंह के केवल एक पुत्री थी, राजकुमारी फूलमती। वहां का मंत्री चंद्रगुप्त बहुत दुष्ट था। वह राज्य हड़पना चाहता था। उसने राजकुमारी फूलमती से विवाह करने की योजना बनाई, लेकिन राजा इसके लिए तैयार नहीं थे। एक दिन राजा के भोजन में उसने विष मिला दिया। राजा की तबीयत बिगड़ी तो मेरे पिता को बुलाया गया। पिताजी ने दवा दी, राजा को कुछ आराम मिला। लेकिन मंत्री ने दूसरी बार और तेज विष दिया। जब राजा की मृत्यु हो गई, तो मंत्री ने मेरे पिता पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजा को जहर दिया है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। मेरे निर्दोष पिता को कारागार में डाल दिया गया।
मैं उन्हें छुड़ाने गई, लेकिन मंत्री ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। राजकुमारी फूलमती भी मेरे पिता को दोषी मानती है। मैं वहां से भागकर यहाँ आई और सुरक्षा के लिए लड़का बनकर रह रही थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मंत्री ही असली अपराधी है? विक्रम ने पूछा। जब मैं कारागार में गई थी, सुमन ने कहा, तो पिताजी ने बताया कि मंत्री ने नशे में उनसे सारी सच्चाई कह दी थी। वह जानता था कि अब मेरे पिता कुछ नहीं कर सकते। चिंता मत करो सुमन, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। हम तुम्हारे पिता को अवश्य छुड़ाएंगे। तीनों साथी आगे बढ़ते गए। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल समुद्र के तट पर पहुंचे। नीले पानी की लहरें, सफेद झाग और दूर तक फैली नीलिमा, दृश्य अत्यंत मनोरम था। अब आगे का क्या विचार है? चंदन ने पूछा। हमें इस समुद्र को पार करना होगा, विक्रम ने कहा। राजकुमारी फूलमती का राज्य इसके उस पार है। लेकिन नाव कहाँ है? सुमन ने चिंता से पूछा। हम खुद नाव बनाएंगे, विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। तीनों ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की और एक मजबूत नाव बनाई। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद समुद्री यात्रा शुरू हुई। समुद्र में यात्रा अत्यंत कठिन थी। कभी शांत लहरें, कभी तूफान, कभी तेज हवाएं। लेकिन तीनों का हौसला बुलंद था। तीसरे दिन वे मालवगढ़ के तट पर पहुंचे। यह मालवगढ़ का पिछला हिस्सा है, सुमन ने समझाया। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। अचानक सुमन ने अपने मुंह से एक विशेष आवाज निकाली, जैसे कोई पक्षी बोल रहा हो। कुछ ही देर में एक घुड़सवार वहां आया। वह एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर अनुभव की छाप थी। सुमन बेटी, वृद्ध ने प्रसन्नता से कहा, तुम वापस आ गई? लेकिन यह खतरनाक है। चाचा जी, सुमन ने कहा, ये कुंतल देश के राजकुमार विक्रम हैं और उनके मित्र चंदन। वे मेरी सहायता करने आए हैं। वृद्ध ने दोनों को ध्यान से देखा। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। कल मंत्री चंद्रगुप्त एक बड़ा उत्सव कर रहा है। उस समय महल में प्रवेश आसान होगा। अगले दिन तीनों ने नर्तक गायकों का भेष धारण किया। महल के द्वार पर पहरेदार ने पूछा, क्या तुम लोग उत्सव के लिए आए हो? तीनों ने सिर हिलाकर हाँ कहा और महल में प्रवेश कर गए। महल अद्भुत रूप से सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूल, चमकती झालरें और हर ओर उत्सव का माहौल। मंत्री चंद्रगुप्त ने राजा का ताज पहन रखा था और सिंहासन पर बैठा था। फिर राजकुमारी फूलमती का प्रवेश हुआ। विक्रम की सांसें रुक गईं। गुलाबी रेशमी साड़ी में सुशोभित, स्वर्णिम आभूषणों से सजी, मृग नयनी राजकुमारी फूलमती की सुंदरता अलौकिक थी। उसका चेहरा दुख से भरा था, लेकिन उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। मित्र, चंदन ने विक्रम की बाह हिलाते हुए कहा, तुम तो जैसे मूर्ति बन गए हो। चंदन, विक्रम की आवाज में भावना थी। क्या तुमने कभी ऐसी दिव्य सुंदरता देखी है? सच में वह फूलों जैसी है। उत्सव समाप्त होने के बाद जब सभी सो गए, विक्रम ने अपनी जादुई अंगूठी पहनी और अदृश्य होकर राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश किया। राजकुमारी फूलमती सो रही थी। चांदनी में उसका चेहरा और भी मनमोहक लग रहा था। विक्रम बस उसे निहारते रहे। अचानक राजकुमारी की आंख खुल गई। एक अजनबी को देखकर वह चिल्लाने लगी, शांत हो जाइए राजकुमारी, विक्रम ने कहा। मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो? फूलमती ने डरते हुए पूछा। मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूँ, विक्रम ने विनम्रता से कहा, और मैं आपसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। राजकुमारी फूलमती ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और प्रेम की झलक दिखाई दी। राजकुमार, फूलमती ने कहा, आप इतनी दूर से आए हैं, लेकिन मेरी स्थिति बहुत जटिल है। विक्रम ने अपनी पूरी कहानी बताई और साथ ही सुमन के पिता की सच्चाई भी बताई। मुझे पहले से ही शक था। फूलमती की आंखों में आंसू आ गए। मंत्री चंद्रगुप्त मुझसे विवाह करके राज्य हड़पना चाहता है, लेकिन मैं उससे विवाह कभी नहीं करूंगी।
दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन राजकुमारी फूलमती ने अपने पिता के विश्वसनीय सैनिकों और मंत्रियों को गुप्त रूप से एकत्र किया। मित्रों, फूलमती ने कहा, मुझे मंत्री चंद्रगुप्त पर शक है। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। फिर उसने अपनी योजना समझाई। सभी ने उसका साथ देने का वादा किया। शाम को राजकुमारी ने मंत्री को अपने कक्ष में बुलाया। मंत्री जी, फूलमती ने मधुर स्वर में कहा, आज मेरा मन बहुत उदास है। कृपया मेरे साथ बैठकर कुछ देर बात करिए। मंत्री खुशी से फूला नहीं समाया। राजकुमारी, आज पहली बार आपने मुझे इतने प्रेम से बुलाया है। फूलमती ने उसे मदिरा पिलाई और चतुराई से बातचीत करके पूरी सच्चाई उगलवा ली। हाँ राजकुमारी, नशे में चूर मंत्री ने कहा, मैंने ही आपके पिता को विष दिया था। राजवैद्य तो बेचारा निर्दोष था, लेकिन अब सारा राज्य मेरा है। यही क्षण था जब छुपे हुए सैनिक बाहर आए और मंत्री को पकड़ लिया। अगले दिन दरबार में मंत्री चंद्रगुप्त पर मुकदमा चलाया गया। सबूतों के सामने वह अपना अपराध स्वीकार करने पर मजबूर हो गया। मुझे राज्य चाहिए था, उसने कहा, इसीलिए मैंने राजा हरिहर सिंह को विष दिया और राजवैद्य को फंसाया। न्याय के अनुसार मंत्री को मृत्युदंड दिया गया। सुमन के पिता को तुरंत मुक्त कर दिया गया। पिता पुत्री का मिलन अत्यंत भावुक था। बेटी, राजवैद्य ने आंसुओं से कहा, तुमने मेरे सम्मान को बचाया है। राज्य में शांति और न्याय की स्थापना के बाद राजकुमारी फूलमती ने राजकुमार विक्रम से विवाह करने की सहमति दे दी। साथ ही चंदन और सुमन का प्रेम भी परवान चढ़ा था। दोनों जोड़ों का विवाह एक ही मुहूर्त में संपन्न हुआ। मालवगढ़ में भव्य उत्सव मनाया गया। पूरा राज्य खुशी में डूब गया। आतिशबाजी, नृत्य, संगीत और दावत का सिलसिला कई दिनों तक चला। प्रिय विक्रम, फूलमती ने कहा, आपने मेरे जीवन में सत्य और न्याय की रोशनी लाई है। प्रिय विक्रम ने प्रेम से कहा, आप मेरे जीवन की संपूर्णता हैं। कुछ दिनों बाद चारों ने कुंतल देश वापस जाने का निर्णय लिया। भारी मन से मालवगढ़ के लोगों ने उनकी विदाई की। राजकुमारी, राजवैद्य ने कहा, आप हमारी राजकुमारी है, यह मत भूलिएगा। पिताजी, फूलमती ने कहा, यह मेरा जन्म स्थान है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकूंगी। जब चारों कुंतल देश पहुँचे तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। महाराजा और महारानी अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आ चुके थे। बेटा विक्रम, महाराजा ने गर्व से कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। माताजी, विक्रम ने महारानी से कहा, यह आपकी पुत्रवधू फूलमती है। महारानी ने फूलमती को हृदय से लगाया। बेटी, तुम्हारा स्वागत है। तुम वास्तव में फूलों जैसी सुंदर हो। बड़ी भाभी कमला अत्यंत प्रसन्न थी। देवर जी, आपने अपना वादा पूरा किया। यह देवरानी वास्तव में अनुपम है। तीसरी और चौथी भाभी का चेहरा उतर गया था। उनकी सारी हंसी ठिठोली जवाब दे गई थी। भाभी जी, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि आपकी देवरानी फूलमती रानी ही बनेगी। इस प्रकार राजकुमार विक्रम की दृढ़ता, सच्चे प्रेम की शक्ति और न्याय की विजय हुई। सुमन के पिता को न्याय मिला, चंद्रगुप्त को उसके पापों की सजा मिली और दोनों जोड़े खुशी खुशी रहने लगे। कुंतल देश में खुशियों का माहौल था। राजकुमार विक्रम और राजकुमारी फूलमती का प्रेम एक मिसाल बन गया। उनकी कहानी पीढ़ियों तक गाई गई कि सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती। चंदन और सुमन भी अपने नए जीवन से खुश थे। सुमन के पिता को राजवैद्य का सम्मान वापस मिल गया था और इस तरह साहस, प्रेम, मित्रता और न्याय की यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी दिल से पसंद आई है तो प्लीज बिना बोले हुए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं मन को छू लेने वाली एक और कहानी। मोहनपुर की सुनहरी धूप में छगन सेठ की विशाल हवेली जगमगा रही थी। सूर्य की किरणें शीशे की खिड़कियों से छनकर अंदर के महंगे फर्नीचर और दीवारों पर टंगे चित्रों पर पड़ रही थी। छगन सेठ न केवल मोहनपुर के सबसे धनी व्यापारियों में से एक थे, बल्कि उनका नाम उनकी दयालुता और उदारता के लिए भी प्रसिद्ध था। उनका व्यापार नगर के मध्य में स्थित था, जहां हर प्रकार के वस्त्र, आभूषण और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बिकती थी। छगन सेठ का परिवार छोटा था, पत्नी वसुधा और पुत्र चंद्रशेखर। वसुधा एक शांत स्वभाव की महिला थी, जो अपने परिवार के प्रति समर्पित थी। चंद्रशेखर, जो अभी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था, अपने पिता की भव्य हवेली में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। शाम का समय था। छगन सेठ अपने कार्यालय से घर लौटे और अपनी पत्नी वसुधा से मिले, जो मंदिर से पूजा करके आई थी। वसुधा, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मुझे कुछ जरूरी काम से दूसरे नगर जाना है, छगन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, जबकि वे अपने हाथों को धोते हुए थे। वसुधा की आंखों में चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने अपने पति के चेहरे को ध्यान से देखा और पूछा, दूसरे नगर, अचानक से क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? छगन सेठ ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक है वसुधा, बस कुछ जरूरी काम है जिसे निपटाना होगा। तुम चिंता मत करो। वसुधा को अपने पति के व्यवहार में कुछ असामान्य लगा, परंतु उन्होंने और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। वे जानती थी कि छगन सेठ अपने फैसलों के प्रति दृढ़ थे और जब वे कुछ कहते थे तो उसके पीछे हमेशा कोई कारण होता था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही वसुधा ने छगन सेठ को जगाया। उन्होंने न केवल छगन सेठ के जाने की पूरी तैयारी कर दी थी, बल्कि उनके लिए यात्रा के दौरान खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान भी बनाए थे। ये लीजिए, वसुधा ने एक छोटी पोटली थमाते हुए कहा, इसमें आपके लिए पूरियां, आलू की सब्जी और मिठाई है। रास्ते में भूखे मत रहिएगा। छगन सेठ ने वसुधा की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी, जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद वसुधा, तुम हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती हो। आप कब तक लौटेंगे? वसुधा ने पूछा, अपने आंचल को ठीक करते हुए। शाम तक लौट आऊंगा, चिंता मत करो, छगन सेठ ने कहा और अपने बेटे चंद्रशेखर के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना और पाठशाला जाना मत भूलना। चंद्रशेखर ने नींद से भरी आंखों से अपने पिता को देखा और हाँ में सिर हिलाया। दिन भर वसुधा घर के काम में व्यस्त रही, परंतु उनका मन बार बार छगन सेठ के पास जाता था। रात गहरी हो गई, परंतु छगन सेठ का कोई पता नहीं था। अचानक देर रात द्वार पर दस्तक हुई। वसुधा ने द्वार खोला तो देखा कि छगन सेठ थके हुए चेहरे के साथ खड़े थे। उनके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थी। बहुत देर हो गई, आप कहाँ रह गए थे? मैं कितनी चिंतित थी, वसुधा ने कहा, उनके शरीर की थकान को देखकर उनका हाथ पकड़ते हुए। छगन सेठ ने गहरी सांस ली और बोले, अब इस समय कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है वसुधा, मैं कल सुबह बात करूंगा। मैं भोजन लगा देती हूँ, आप हाथ पैर धोकर आ जाइए, वसुधा ने प्यार से कहा। छगन सेठ ने थके हुए स्वर में कहा, नहीं, भोजन करने का दिल नहीं है, मैं बस सोने जा रहा हूँ। और वे सीधे अपने कक्ष की ओर चले गए। वसुधा ने मन ही मन सोचा, क्या बात है, आज से पहले तो बिना भोजन किए कभी नहीं सोए, शायद ज्यादा थक गए हैं। चलो कोई बात नहीं, सुबह बात करूंगी। परंतु उनके मन में एक अनजानी चिंता घर कर गई थी। क्या छगन सेठ किसी परेशानी में थे? क्या कोई गंभीर बात थी जिसे वे छिपा रहे थे? अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था जब छगन सेठ के घर पर एक व्यक्ति आया। वह मध्यम आयु का था, उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थी।
वसुधा ने द्वार खोला और उस व्यक्ति को देखा। मैं छगन सेठ जी से मिलना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा। वसुधा ने उसे अंदर आने का इशारा किया और छगन सेठ को आवाज लगाई। छगन सेठ, जो अभी अभी उठे थे, अपने कक्ष से बाहर आए। नमस्ते सेठ जी, उस व्यक्ति ने झुककर प्रणाम किया। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ सामान चाहिए था। छगन सेठ ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। वे जानते थे कि वह नगर के एक गरीब परिवार से था जो मेहनत मजदूरी करता था। हाँ हाँ जरूर, दुकान पर आकर ले जाओ। क्या क्या चाहिए तुम्हें? उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं सेठ जी, दुकान पर तो मैं आ जाऊंगा, परंतु मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ जो मैं दुकान पर नहीं कह सकता। छगन सेठ ने उसे बैठने का इशारा किया और स्वयं भी उसके सामने बैठ गए। बोलो क्या बात है? उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से पुत्री का अच्छे घर में विवाह संबंध जुड़ा है। बाकी सब इंतजाम तो हो गया है, परंतु आपकी दुकान से जो सामान मुझे लेना है उसके लिए मेरे पास उतना धन नहीं होगा। छगन सेठ ने गंभीरता से पूछा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? सेठ जी, मैं आपसे बस इतना अनुरोध करने आया हूँ कि अभी आप मुझे सामान दे दीजिए और मैं धीरे धीरे करके आपका सारा पैसा आपको लौटा दूंगा, उसने विनती करते हुए कहा। मेरी बेटी की शादी का सवाल है सेठ जी। वसुधा, जो इस बातचीत को दूर से सुन रही थी, अपने पति के चेहरे पर छाई चिंता को देख सकती थी। उन्होंने देखा कि छगन सेठ कुछ देर विचार करते हैं और फिर एक पर्चा लिखते हुए बोलते हैं, ठीक है, तुम दुकान पर आकर सारा सामान ले जाओ और नौकर को बोलना कि तुमने पैसा मुझे दे दिया है। यह पर्चा उसे देना। उस व्यक्ति के चेहरे पर अचानक खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने छगन सेठ के पैर छूकर उनका आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति गया, वसुधा ने छगन सेठ के पास आकर पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? छगन सेठ ने आश्चर्य से पूछा, मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। नहीं, कल आप बिना भोजन किए सो गए थे, इसलिए मैंने आपसे ऐसे पूछा। वसुधा ने चिंता से कहा, कुछ नहीं, थोड़ा थक गया था बस। छगन सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। वसुधा ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? तुम्हारी बात का बुरा मानूंगा ऐसा भला हो सकता है? बोलो क्या कहना चाहती हो? छगन सेठ ने प्यार से कहा। वसुधा ने गंभीर होकर कहा, आप यदि इसी तरह लोगों को उधार और बिना पैसों के सामान देते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? हमारे घर में भी औलाद है। कल को ऐसा न हो कि आज जो स्थिति हम लोगों की देखते हैं, कल को वो स्थिति हमारी हो जाए। छगन सेठ ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा और धीरे से कहा, क्या तो तुम सही रही हो वसुधा, परंतु क्या करता? तुमने उस पिता की मजबूर आंखों को नहीं देखा। मुझसे पर्चा लेने के पहले तक उसकी आंखों में अपनी बेटी के विवाह की कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ गहरी चिंता दिख रही थी। परंतु मेरा पर्चा हाथ में मिलते ही उसकी आंखों में पुत्री के विवाह की जो चमक थी और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो देखकर मैं तृप्त हो गया। वसुधा ने अपने पति के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे पता है आप किसी का कष्ट नहीं देख सकते, परंतु लोग आपकी इस नेकदिली का फायदा उठाते हैं। छगन सेठ ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोले, देखो वसुधा, जिसकी किस्मत में जो है उसे वो जरूर मिलेगा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। वसुधा कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि छगन सेठ किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकते। बस उसे फिक्र इस बात की रहती थी कि लोगों ने उसके पति के इस व्यवहार का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे समय बीतता गया। छगन सेठ की दयालुता और उदारता का आवाज पूरे नगर में फैल गया था। लोग जानते थे कि अगर किसी को सच्ची जरूरत है तो छगन सेठ उसकी मदद जरूर करेंगे। परंतु जैसा कि वसुधा ने आशंका व्यक्त की थी, कई लोग इस अवसर का फायदा उठाने लगे थे। एक शाम छगन सेठ घर लौटे तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वसुधा ने देखा कि उनके माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं थी
और वे कुछ परेशान दिख रहे थे। क्या हुआ? सब ठीक तो है? वसुधा ने चिंतित होकर पूछा। छगन सेठ ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वसुधा, मुझे बड़े व्यापारियों ने आज दुकान के लिए माल देने से मना कर दिया है। वसुधा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों मना कर दिया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ महीनों से मुझे जो सामान दुकान के लिए दिया था, मैं उसके पूरे पैसे उन्हें वापस नहीं कर सका। छगन सेठ ने निराशा से कहा। ऐसा क्यों हुआ? वसुधा ने हैरानी से पूछा, हालांकि वे अंदर से जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं क्या करूं वसुधा, नगर में लोगों ने मुझसे बहुत सारा सामान उधार पर ले रखा है। जब मुझे ही आगे पैसे नहीं मिल रहे तो मैं व्यापारियों को कहां से पैसे दूंगा? छगन सेठ ने अपना सिर पकड़ लिया। वसुधा बहुत ही शांत स्वभाव की स्त्री थी। उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, मैं आपको इसीलिए ही मना किया करती थी क्योंकि कुछ लोग तो सच में जरूरतमंद थे जो आपसे उधार पर सामान लेते थे, पर कुछ लोग आपके इस व्यवहार का फायदा उठा रहे थे। छगन सेठ ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। तुम सही थी वसुधा, मैं ही लोगों को और तुम्हारी बातों को समझ नहीं सका। मुझे क्षमा कर दो। वसुधा ने अपने पति के हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से कहा, आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब तो समय का खेल है। समय बीतता गया और छगन सेठ की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। जिन लोगों ने उनसे उधार लिया था वे पैसे वापस नहीं कर रहे थे और अब छगन सेठ के पास नए माल के लिए पैसे नहीं थे। दुकान में सामान कम होने लगा और ग्राहकों की संख्या भी घटने लगी। एक दिन छगन सेठ ने अपने बेटे चंद्रशेखर को बुलाया, जो अब 12 वर्ष का हो गया था। बेटा, आजकल हमारे व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है। छगन सेठ ने चंद्रशेखर से कहा, उसके सिर पर हाथ रखते हुए। हो सकता है कि हमें कुछ समय के लिए तुम्हारी पाठशाला की फीस में देरी करनी पड़े। चंद्रशेखर ने अपने पिता के चेहरे को देखा। वह इतना छोटा नहीं था कि वह नहीं समझ सकता था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपनी पढ़ाई घर पर भी कर सकता हूँ। छगन सेठ को अपने बेटे की समझदारी देखकर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो चंद्रशेखर। मैं वादा करता हूँ कि यह समय जल्द ही बीत जाएगा। परंतु छगन सेठ का वादा पूरा नहीं हो सका। व्यापार में बहुत नुकसान सहने के कारण उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। चिंता और तनाव के कारण छगन सेठ की सेहत भी बिगड़ने लगी। वे अक्सर बीमार रहने लगे और कमजोर हो गए। वसुधा ने अपने पति की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे दिन रात उनकी सेवा करती, उनके लिए पौष्टिक भोजन बनाती और उन्हें हौसला देती। परंतु छगन सेठ की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही गई। एक दिन छगन सेठ ने वसुधा का हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा, वसुधा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज हम इस स्थिति में हैं। वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसी बातें मत कीजिए। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे और हम फिर से अपना व्यापार शुरू करेंगे। छगन सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम और चंद्रशेखर मजबूत हो। तुम दोनों मिलकर इस मुश्किल समय से बाहर निकल आओगे। कुछ महीनों बाद छगन सेठ की स्थिति और बिगड़ गई और एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वसुधा और चंद्रशेखर के लिए यह एक बड़ा आघात था। उन्होंने न केवल एक पति और पिता खोया था, बल्कि एक सहारा भी खो दिया था। वसुधा ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बेटे को गले से लगा लिया। हम मिलकर इस मुश्किल समय से बाहर निकलेंगे चंद्रशेखर। तुम्हारे पिता हमेशा हमारे साथ रहेंगे। थोड़ी बहुत जो जायदाद बची थी उसे बेचकर वसुधा ने छगन सेठ के सारे कर्ज चुकाए। अब उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा घर बचा था और बहुत कम धन। जीवन यापन के लिए कोई रास्ता न था तो वसुधा लोगों के घरों में काम करने लगी। हर सुबह वे जल्दी उठती, चंद्रशेखर के लिए भोजन बनाती और फिर नगर के अमीर परिवारों के घरों में काम करने जाती।
वे दिन भर काम करती और शाम को थकी हारी घर लौटती। चंद्रशेखर, जो अब 13 वर्ष का हो गया था, अपनी माँ को इस तरह काम करते देखकर बहुत व्यथित होता। वह जानता था कि उसकी माँ उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हैं ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके और एक अच्छा भविष्य बना सके। वसुधा चंद्रशेखर को पढ़ा लिखा कर उसे योग्य बनाना चाहती थी। वे सपने देखती थी कि एक दिन उनका बेटा एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बनेगा। जैसे जैसे चंद्रशेखर बड़ा हुआ, उसने अपनी माँ का दूसरों के घरों में काम करना उसे अखरने लगा। वह अक्सर सोचता, क्यों हमारी स्थिति ऐसी है, क्यों हम गरीब हो गए, क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा। एक दिन जब वसुधा थकी हारी काम से लौटी, चंद्रशेखर ने उन्हें गुस्से से देखा और कहा, माँ, मुझे तुम्हारा दूसरों के घर जाकर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम यह काम क्यों नहीं छोड़ देती। वसुधा ने अपने बेटे की ओर देखा। उन्होंने उसके चेहरे पर आक्रोश और निराशा देखी। वे समझ गईं कि उनका बेटा किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है और अपनी माँ की इस तरह की स्थिति देखकर दुखी है। यदि मैं लोगों के घर जाकर काम न करूंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा बेटा, वसुधा ने प्यार से समझाते हुए कहा। मुझे कुछ भी नहीं पता, चंद्रशेखर ने गुस्से से कहा, अपने हाथों को हवा में लहराते हुए। बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे तुम्हारा इस तरह लोगों के घर में जाकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम जल्द से जल्द इस काम को छोड़ दो। वसुधा ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। चंद्रशेखर, मैं जानती हूँ कि तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता, परंतु इस समय हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे और नौकरी पर लग जाओगे तब मैं यह काम छोड़ दूंगी। परंतु चंद्रशेखर इस बात से संतुष्ट नहीं था। वह अपनी माँ से झगड़ा कर गुस्से में घर के बाहर चला गया। वसुधा ने अपने आंसुओं को रोका और सोचा, हे भगवान, इस बच्चे को सही रास्ता दिखाओ। छगन, काश तुम यहाँ होते और अपने बेटे को समझाते। चंद्रशेखर, जो अब 15 वर्ष का हो गया था, हर समय सोच में डूबा रहता। हमारे पास धन नहीं होने की वजह से ही माँ को दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ता है। यदि मुझे माँ का लोगों के घर में जाकर काम करना बंद करना है तो उसके लिए मुझे धनवान बनने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जिससे मैं तुरंत धनवान बन जाऊं और बिना किसी कमी के अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करूं। चंद्रशेखर अब पूरी तरह से तुरंत धनवान बनने के विचार से ग्रस्त हो गया था। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था और अक्सर पाठशाला से गायब रहता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहा था। उसका दोस्त रोहन कुछ दिनों पहले ही शहर से वापस आया था। तुम लोगों को पता है शहर में लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है, रोहन ने उत्साह से कहा। उनके पास मनोरंजन के कितने साधन होते हैं। मनोरंजन के साधन? मनोरंजन के कौन से साधन होते हैं भाई? चंद्रशेखर के एक अन्य दोस्त ने पूछा। क्या वो भी हमारी तरह गिल्ली डंडा खेलते हैं? सब दोस्त हंसने लगे। नहीं नहीं, रोहन ने गर्व से कहा, उनके पास अपना समय व्यतीत करने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ लोगों के घरों में बड़े बड़े डब्बे हैं जिनमें सिनेमा आता है। डब्बे में सिनेमा? चंद्रशेखर ने आश्चर्य से पूछा। भला यह कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, मैंने खुद देखा है, रोहन ने जोश से कहा। मेरे चाचा जी के घर में था और वे लोग उसे टीवी कहते हैं। एक बटन दबाओ और उसमें सिनेमा आने लगता है। अच्छा, यह तो बड़ा कमाल है। चंद्रशेखर की आंखें चमक उठीं। और क्या देखा तुमने वहाँ? हाँ हाँ, और क्या देखा? रोहन ने अपने दोस्तों के उत्साह को देखकर और भी जोश से कहा। शहरों में लोगों को हमारी तरह जादू देखने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। वहाँ तो हमेशा कहीं न कहीं मेला लगा ही रहता है। और तुम सबको पता है, मैंने एक कमाल का खेल भी देखा, रोहन ने रहस्यमय तरीके से कहा। क्या? मेले में कोई नया खेल दिखाया जादूगर ने? एक अन्य दोस्त ने पूछा। कौन सा खेल? नहीं नहीं, जादूगर ने नहीं, टीवी में दिखा रहा था, रोहन ने कहा। एक व्यक्ति आया, उसने लोहे और पीतल की कुछ चीज ली और कुछ मंत्र बोला।
फिर एक पत्थर धातु पर घिसा और तुम्हें पता है वह सारी धातु की चीज देखते ही देखते सोने में परिवर्तित हो गई। यह सब बकवास होता है। एक दोस्त ने कहा, हाथ की सफाई है सब। नहीं नहीं भाई, रोहन ने जोर देकर कहा, मेरे चाचा जी बता रहे थे कि यह सच होता है और इसे पारस विद्या कहते हैं। परंतु यह विद्या जोगी, बैरागी, सन्यासी जैसे लोग ही जानते हैं। यह बात चंद्रशेखर के मन में गहराई से बैठ गई। उसके मन में एक आशा की किरण जगी। क्या यही वह रास्ता है जिससे मैं तुरंत धनवान बन सकता हूँ? उसने सोचा। उसने फैसला किया कि जैसे भी हो वह इस पारस विद्या को सीखेगा और देखते ही देखते धनवान बन जाएगा। वह हमेशा इसी को लेकर सोच में पड़ा रहता था। चंद्रशेखर ने पारस विद्या को पाने के लिए एक अजीब यात्रा शुरू की। गांव में जब भी कोई जोगी, बैरागी या सन्यासी आता, चंद्रशेखर उसके पीछे पीछे घूमता रहता, उम्मीद करते हुए कि वह उसे इस रहस्यमय विद्या के बारे में बताएगा। एक बार जब एक सन्यासी गांव में आया, चंद्रशेखर उसके पास गया और बोला, महाराज, क्या आप मुझे पारस विद्या सिखा सकते हैं? सन्यासी ने चंद्रशेखर को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पारस विद्या, मैं इस विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो यहाँ भगवान के दर्शन करने आया हूँ। चंद्रशेखर निराश होकर वहाँ से चला गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह हर आने वाले साधु, सन्यासी या जोगी से यही सवाल पूछता, परंतु हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। समय बीतता गया और चंद्रशेखर की माँ वसुधा उसके व्यवहार में हुए परिवर्तन से चिंतित होने लगी। उनका बेटा अब पाठशाला नहीं जाता था, अपने दोस्तों से कम मिलता था और हमेशा किसी खोज में लगा रहता था। एक दिन वसुधा ने चंद्रशेखर से पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों रहते हो और पाठशाला क्यों नहीं जाते? चंद्रशेखर ने अपनी माँ को देखा परंतु कुछ नहीं कहा। चंद्रशेखर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वसुधा ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, तुम कल पाठशाला क्यों नहीं गए? चंद्रशेखर फिर भी चुप रहा। वसुधा ने यह सवाल दोहराया, चंद्रशेखर, तुम कल पाठशाला क्यों नहीं गए? इस बार नाराज होकर चंद्रशेखर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। बेचारी वसुधा को अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ। वे समझ नहीं पा रही थी कि उनके बेटे को क्या हो गया है। उन्होंने अपने पड़ोसियों से भी इस बारे में बात की, परंतु कोई भी उन्हें कोई ठोस सलाह नहीं दे पाया। शायद उम्र का असर है, एक पड़ोसिन ने कहा। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे अजीब व्यवहार करने लगते हैं। हाँ, और फिर उसके पिता भी नहीं हैं जो उसे सही रास्ता दिखा सके, दूसरी पड़ोसिन ने कहा। वसुधा ने इन बातों पर विचार किया और सोचा कि शायद समय के साथ चंद्रशेखर में परिवर्तन आ जाएगा। एक दिन चंद्रशेखर अपने विचारों में खोया हुआ गांव के बाहर भटक रहा था। शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा था। वह गांव के पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया, जो अक्सर खाली रहता था। आधी रात के वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई दी, ओम हरि क्लीम चामुंडाय विजय फट स्वाहा, ओम हरि क्लीम चामुंडाय विजय फट स्वाहा, ओम हरि क्लीम चामुंडाय फट स्वाहा। चंद्रशेखर ने सोचा, यह आवाज तो मंदिर के अंदर से आ रही है। लगता है कोई वहां मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। चलकर देखता हूँ। वह उठकर मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा था। साधु का चेहरा शांत था, उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और वह गहन ध्यान में लगा हुआ था। वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा था जिससे पूरा मंदिर गूंज रहा था। चंद्रशेखर धीरे धीरे उसके पास गया और उसे देखने लगा। तभी साधु ने अपनी आंखें खोली और चंद्रशेखर की तरफ देखा। चंद्र हो ना? साधु ने पूछा एक अजीब मुस्कान के साथ। चंद्रशेखर अपना नाम एक अनजान आदमी से सुनकर हैरान रह गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अचंभित नजरों से साधु को देखता रहा। साधु ने दोबारा कहा, तुम चंद्रशेखर हो कि नहीं? स्वर्गवासी छगन सेठ के बेटे?
और तुम्हारी माता का नाम वसुधा है। जी, आपने सही कहा, चंद्रशेखर ने हकलाते हुए जवाब दिया। परंतु आप मुझे कैसे जानते हैं? मेरा नाम, मेरे पिता का नाम और मेरी माता का नाम भी जानते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, साधु ने रहस्यमय ढंग से कहा। परंतु कैसे? चंद्रशेखर ने आश्चर्य से पूछा। क्या आप हमारे गांव के हैं? नहीं नहीं, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब तो हमारे ज्ञान और साधना का फल है। चंद्रशेखर के आश्चर्य की सीमा न रही। यह साधु उसे और उसके परिवार के बारे में इतना कुछ जानता था। क्या यही वह व्यक्ति है जो उसे पारस विद्या सिखा सकता है? इसके पहले कि वह और कुछ सोच पाता, चंद्रशेखर ने साधु से वही सवाल पूछ लिया जो उसने सभी साधुओं से पूछा था। क्या आपको पारस विद्या मालूम है? साधु ने कुछ देर तक चंद्रशेखर को देखा, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। चंद्रशेखर बहुत ही खुश हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने साधु से विनती की, मैं बहुत समय से इस विद्या को सीखना चाहता हूँ, परंतु मुझे कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिसे यह विद्या आती हो। साधु महाराज, आप मुझे यह विद्या सिखा दीजिए ना, मैं आपके साथ आऊंगा। कृपया आप मुझे यह विद्या सिखाइए, साधु ने गंभीरता से कहा। पुत्र चंद्रशेखर, पारस विद्या का अर्थ है पारस नामक एक पत्थर की शिला। उसके स्पर्श करने से कोई भी धातु सोने में बदल जाती है। यह बड़ी ही रहस्यमय विद्या है। चंद्रशेखर की आंखें चमक उठीं। वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसे वह व्यक्ति मिल गया था जो उसे पारस विद्या के बारे में बता सकता था। यह विद्या तुम्हें सिखाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु साधु ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। किंतु क्या स्वामी जी? चंद्रशेखर ने उत्सुकता से पूछा। आप रुक क्यों गए? बताइए ना, साधु ने गंभीरता से कहा। इस विद्या को सीखने के लिए बहुत मेहनत और एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस विद्या को सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा? चंद्रशेखर ने उत्साह से पूछा। कृपया बताइए, साधु ने धीरे से कहा। विद्या को सीखने के लिए मन को एकाग्र करना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। उसके लिए खूब पढ़ो, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो भी अच्छा मौका तुम्हारे हाथ में आए उसका सही इस्तेमाल करो। अपने को दूसरों की तुलना में कभी कम मत समझो। साधु ने चंद्रशेखर की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए हर पल मेहनत कर रही है, उसकी सहायता करो। इस विद्या को साधने के लिए तुम्हें न जाने कितने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अपने शरीर को दृढ़ बनाओ। जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम इस विद्या को सीखने के लिए योग्य हो गए हो, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और पारस विद्या सिखाऊंगा। यह कहकर साधु उठा और मंदिर से बाहर निकल गया। चंद्रशेखर उसके पीछे दौड़ा, परंतु जब वह मंदिर के बाहर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। साधु रात की अंधेरी में गायब हो गया था। चंद्रशेखर खुद से बोला, आज से मैं वो सब कुछ करूंगा जो मुझे साधु महाराज जी ने करने को कहा है, क्योंकि मुझे हर हाल में पारस विद्या सीखनी है। अगली सुबह जब वसुधा सोकर उठीं तो उन्हें एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। चंद्रशेखर, जो पिछले कई महीनों से पाठशाला नहीं जा रहा था, तैयार होकर पाठशाला जाने के लिए खड़ा था। चंद्रशेखर, तुम पाठशाला जा रहे हो? वसुधा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ माँ, चंद्रशेखर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। वसुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तुम्हारे पिता को भी बहुत गर्व होता अगर वे आज यहाँ होते। चंद्रशेखर घर से निकला और पाठशाला की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसके दोस्त उसे देखकर हैरान हो गए। अरे चंद्रशेखर, तुम पाठशाला जा रहे हो? उसके दोस्त गोलू ने पूछा। इतने दिनों बाद? हाँ, अब मैं नियमित रूप से पाठशाला जाऊंगा, चंद्रशेखर ने दृढ़ता से कहा। पहले तो चंद्रशेखर को पाठशाला जाकर पढ़ने में बहुत तकलीफ महसूस हुई।
उसे लगा कि वह बहुत पीछे रह गया है और अब उसके लिए अपने सहपाठियों के साथ चलना मुश्किल होगा। परंतु उसने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने पाठों को याद करता और फिर पाठशाला जाता। पाठशाला से लौटने के बाद वह अपनी माँ की घर के कामों में मदद करता और फिर अपने पाठों को पढ़ता। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। अब उसका पूरा ध्यान पढ़ने पर ही केंद्रित रहता था। एक दिन उसके दोस्त उसे नदी के किनारे खेलने के लिए बुलाने आए। क्या बोलते हो चंद्रशेखर, आज स्कूल के बाद नदी किनारे ताश पत्ती खेलने चलेगा? गोलू ने पूछा। अरे गोलू, क्या बात कर रहा है? चंद्रशेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पढ़ाई करनी है। अगले महीने से परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करनी है। अबे बहुत अधिक पढ़ाकू बन रहा है, गोलू ने चिढ़ाते हुए कहा। अब तुमने ही तो हमें ताश पत्ती खेलना सिखाया और अब खुद ही सियाना बन रहा है। चंद्रशेखर ने गंभीरता से कहा, दोस्त, मैं तो कहता हूँ तू भी ताश पत्ती खेलना छोड़ और पढ़ाई में ध्यान दे। मेरा लक्ष्य केवल गुरुजी की बात मानना है और अपनी माँ का नाम रोशन करना है। उसके दोस्त ने कुछ देर उसे देखा, फिर कंधे उचकाकर चला गया। पाठशाला में अध्यापक चंद्रशेखर के व्यवहार और पढ़ाई में आए परिवर्तन से बहुत प्रभावित थे। वे उसकी तारीफ करने लगे, जिससे चंद्रशेखर का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। मेहनत और मन की शक्ति से उसका आत्मविश्वास दृढ़ होता गया। अब वह खुश दिखने लगा और उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वर्ष के अंत में जब परीक्षा के परिणाम आए तो पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा थी, चंद्रशेखर इस बार कक्षा में पहले स्थान पर आया है। उसके अध्यापक ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बहुत बढ़िया चंद्रशेखर, ऐसे ही मेहनत करो, खूब तरक्की मिलेगी। हाँ गुरुजी, चंद्रशेखर ने विनम्रता से कहा, मैं खूब मेहनत करूंगा और माँ का नाम रोशन करूंगा, जिससे वह दूसरों के घरों में काम नहीं करेंगी। मैं खूब धन अर्जित करूंगा। अध्यापक ने चंद्रशेखर के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे पिता को बहुत गर्व होगा बेटा। वे जहाँ भी हैं तुम्हें देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे। चंद्रशेखर की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है और एक दिन वह अपनी माँ को उस कष्ट से मुक्त करा देगा जिसे वह रोज सहती थी। 1 साल बीत गया। चंद्रशेखर अपनी पढ़ाई में निरंतर प्रगति करता रहा। वह न केवल अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आता, बल्कि अब वह अपने अध्यापकों की मदद से अन्य विषयों का भी अध्ययन करने लगा था। उसकी माँ वसुधा को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। हालांकि वे अभी भी लोगों के घरों में काम करती थी, परंतु उनके मन में अब एक आशा थी कि एक दिन चंद्रशेखर अपनी योग्यता से एक अच्छा जीवन जिएगा। एक दिन जब चंद्रशेखर पाठशाला से लौट रहा था, उसे रास्ते में वही साधु मिला जिसने उसे मंदिर में पारस विद्या के बारे में बताया था। प्रणाम साधु महाराज। चंद्रशेखर ने झुककर प्रणाम किया। प्रणाम बेटा, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी महाराज। चंद्रशेखर ने कहा, मैं अपनी कक्षा में पहले स्थान पर हूँ और मेरे अध्यापक मुझसे बहुत खुश हैं। बहुत अच्छे। साधु ने प्रसन्नता से कहा। चंद्रशेखर, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पारस विद्या सिखाऊंगा। चंद्रशेखर ने साधु को देखा, फिर अपने हाथों में पकड़ी किताबों को देखा। एक अजीब शांति उसके चेहरे पर आ गई थी। अब मुझे पारस विद्या सीखने में कोई रुचि नहीं है साधु महाराज, चंद्रशेखर ने शांत स्वर में कहा। साधु ने आश्चर्य से पूछा, अब तक तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु अब तुम आने से इनकार क्यों करते हो? ऐसे कैसे चलेगा? क्षमा कीजिए साधु महाराज, चंद्रशेखर ने विनम्रता से कहा। मैं आपके साथ नहीं आ सकता। साधु के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बेटा चंद्रशेखर, पढ़ाई की विद्या के लिए अब तुम में श्रद्धा काफी बढ़ गई है, आत्मविश्वास बढ़ गया है। इसी कारण से तुम पारस विद्या को सीखने से इनकार कर रहे हो। मैं भी यही चाहता था कि तुम में ऐसा ही परिवर्तन आए। चंद्रशेखर ने हैरानी से साधु को देखा।
साधु ने आगे कहा, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं होता। अपनी ही ताकत से साधे जाने वाले कर्म का ही मूल्य बड़ा होता है। मनुष्य के अंदर ही पारस छुपा है। मेहनत और एकाग्रता से ही सारे कार्य किए जा सकते हैं, और यही वो पारस विद्या है जिसे मैं जानता हूँ। चंद्रशेखर की आंखों में समझ की एक चमक आई। आपकी बात अब मैं समझ चुका हूँ साधु महाराज, इसीलिए आपके साथ आने के लिए मना कर रहा हूँ। साधु ने अपना हाथ चंद्रशेखर के कंधे पर रखा और कहा, बेटे चंद्रशेखर, असल में मैं तुम्हारे पिता का एक पुराना मित्र हूँ। जब वो जीवित थे तो उन्होंने मेरी बहुत अधिक सहायता की थी, जिसके लिए मैं आज भी उनका आभारी हूँ। मैं 2 साल से तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हें सही रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए मैंने साधु का वेश बनाया। यह कहते हुए साधु ने अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतार दी और अपना असली रूप दिखाया। चंद्रशेखर हैरानी से देख रहा था। साधु अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिख रहा था, जिसकी उम्र लगभग उसके पिता के बराबर होगी। तभी वसुधा वहां पर आई। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और पहचान लिया। अरे राजेश जी, आप यहाँ? वसुधा ने कहा। हाँ वसुधा जी, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज चंद्रशेखर से मिलने आया था। देखो कितना बड़ा हो गया है यह। वसुधा ने चंद्रशेखर से कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता के बचपन के दोस्त हैं राजेश जी। ये शहर में रहते हैं और बहुत सफल व्यापारी हैं। चंद्रशेखर ने राजेश का अभिवादन किया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रशेखर, तुम्हारे पिता ने मुझे एक बार बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। वे एक बहुत ही दयालु इंसान थे। मैं जब भी इस गांव में आता हूँ तो तुम्हारी माँ से मिलने जरूर आता हूँ। पिछली बार जब मैं आया तो मुझे पता चला कि तुम पाठशाला नहीं जा रहे हो और किसी पारस विद्या की खोज में हो। वसुधा ने चंद्रशेखर की ओर देखा परंतु कुछ नहीं कहा। राजेश ने आगे कहा, मैंने सोचा कि तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने यह उपाय निकाला। और देखो, अब तुम अपनी कक्षा में पहले स्थान पर हो। चंद्रशेखर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह अपनी माँ की ओर देखकर बोला, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, परंतु अब मैं समझ गया हूँ कि कड़ी मेहनत और अनुशासन से ही प्राप्त की गई योग्यता को असली पारस विद्या कहते हैं, जो साधारण जीवन को सोने जैसे सुखी जीवन में बदल सकती है। वसुधा ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वे जानती थी कि अब उनका बेटा सही रास्ते पर है और एक दिन वह अपने परिश्रम से सफलता प्राप्त करेगा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, वसुधा जी, चंद्रशेखर बहुत होनहार है। अगर आप चाहें तो मैं इसकी उच्च शिक्षा के लिए शहर ले जा सकता हूँ। मेरे घर में रहेगा और पढ़ेगा। वसुधा की आंखों में आशा की एक नई किरण जगी। क्या यह सच है राजेश जी? बिल्कुल, राजेश ने दृढ़ता से कहा। छगन के प्रति मेरा कर्ज चुकाने का यही एक तरीका है। चंद्रशेखर ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ मैं शहर जाकर पढ़ूंगा और वादा करता हूँ कि मैं इतना कमाऊंगा कि आपको कभी किसी के घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। यह मेरा वादा है। वसुधा ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। तुम्हारे पिता भी तुम पर बहुत गर्व करेंगे। और इस तरह चंद्रशेखर ने अपनी पारस विद्या की खोज में असली पारस ज्ञान, मेहनत और अनुशासन को पा लिया। वह अपनी पढ़ाई के लिए शहर गया और वहां उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। समय बीतने के साथ चंद्रशेखर एक प्रतिष्ठित इंजीनियर बना और एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हुआ। उसने अपनी माँ को गांव से शहर बुला लिया, जहां वे आराम से रहने लगी। हर बार जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो चंद्रशेखर मुस्कुराते हुए कहता, मुझे पारस विद्या मिल गई है, मेहनत, ज्ञान और अनुशासन की विद्या, जो किसी भी साधारण जीवन को सोने जैसे सुखी जीवन में बदल सकती है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।